सबसे पहले आप एक काम करिए, एक हेडिंग बनाओ। Apparent depth of an object placed in लिक्विड। मैंने कहा बातचीत नहीं करनी, आप हेडिंग बनाओ अपेरेंट डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन लिक्विड। कोई ऑब्जेक्ट है बेटा जो कहाँ पर है, लिक्विड में, यानी किसी द्रव के भीतर रखा है और उसका आपको आभासी गहराई बतानी है। क्लियर? मैं समझाता हूँ कैसे। आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो। द्रव में रखे वस्तु की आभासी गहराई। ये द्रव में रखे वस्तु की आभासी गहराई। अब इसको आप सभी समझना पहले कि ये क्या होता है। मान लीजिए बेटा क्या हुआ, कोई डाउट है? ओके, ध्यान देना। कोई ये वस्तु है, वो कोई पात्र है बेटा, और इसमें कोई लिक्विड भरा है। ऐसे आपने कई बार महसूस भी किया होगा कि कोई जैसे सिक्का मान लीजिए और इसको बाल्टी मान लीजिए जिसमें पानी भरा हुआ है, मान लो उसके तली में रखा हुआ है ऐसे। क्लियर? अब जब आप ऊपर से देखोगे तो ये आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा, बल्कि ये थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, यहाँ कहीं। बात समझ में आ रही है? तो असल में तो ऑब्जेक्ट आपका यही है, इसका ये इमेज बन रहा है। बात समझ में आ रही है? और आपको आभास हो रहा है कि जो इसका तली है वो यहाँ ना होकर के यहाँ है। तो वास्तविक गहराई तो इतना हुआ, रियल डेप्थ कितना हुआ, ठीक? और आभास आपको कहाँ हो रहा है, यहाँ से यहाँ। इसको बोलते हैं डी डैश, आभासी गहराई इसी को बोलते हैं। और यही आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना। बात समझ में आ रही है? तो स्टार्ट करें। ठीक, अब आप समझना बढ़िया से। सपोज करना आपके पास कोई एक पात्र है इस तरीके से, और आप ये भी सपोज कर लेना कि इसमें जो कोई लिक्विड भरा हुआ है वो यहाँ तक भरा है, ऐसे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक इसमें क्या है, लिक्विड भरा हुआ। अब हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो यहाँ पर, ये क्या है, ऑब्जेक्ट ओ, ठीक है। अब इसका हम लोग इमेज देखते हैं कि कहाँ पर बनेगा। आप ये सपोज करना कि जो ऑब्जेक्ट अभी रखा हुआ है वो डेंसर मीडियम में रखा है, सघन माध्यम में रखा है। किसमें बेटा? ये सघन माध्यम है। और बाहर जो है सपोज करना विरल माध्यम, जैसे वाई। बात समझ में आ रही है? तब के लिए फार्मूला जो हम लोग निकाल रहे हैं वो सही होगा, यही आपके सिलेबस में है। अभी इसका उल्टा करके भी हम लोग देखेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट जो है वो विरल माध्यम में रखा है और हम सघन माध्यम से देख रहे हैं, जैसे मान लो आप पानी के अंदर हो, बात समझ में, वहाँ से देख रहे हो, तो कहाँ दिखाई देगा, तो दूर दिखाई देगा बेटा। और यहाँ पे आभासी गहराई क्या होती है, वास्तविक गहराई से कम हो जाती है, लेकिन वहाँ पर उल्टा होगा, जो दूरी होगी वस्तु की वास्तविक दूरी उससे आभासी दूरी कहीं ज़्यादा होगी। तो इसलिए आप एक बात याद रखना कि हम लोग आभासी गहराई तो देख रहे हैं, लेकिन कहाँ पर, द्रव में रखे वस्तु की आभासी गहराई, यानी वस्तु कहाँ पर है, द्रव में, और हम लोग कहाँ से देखेंगे, वायु से, या इसके सापेक्ष कोई विरल माध्यम होगा।
बात समझ में आ रही है? वहाँ से देखेंगे तब के लिए सत्य है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, इसका इमेज हम लोग देख रहे हैं कहाँ पर बनेगा, ध्यान देना। उसके लिए क्या करिए बेटा, यहाँ से कोई दो किरण चलाइए, ऑब्जेक्ट से कोई दो प्रकाश की किरण जाएगी और जहाँ पर वो मिलेगी वहीं पर इसका इमेज बनेगा। तो एक प्रकाश की किरण को उठाना बेटा, एक प्रकाश की किरण को हम लोग सपोज कर ले रहे हैं कि वो ऐसे, ये क्या है, सीमा पृष्ठ है, यहीं तक तो द्रव भरा हुआ है, इसके बाद तो दूसरा माध्यम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो माध्यमों को अलग करने वाला सीमा पृष्ठ है या फिर अंतरा पृष्ठ बोलते हैं। तो इस पर अगर हम 90 डिग्री पे आपतित करा दें, इस पे बेटा, यानी कि लंबवत आपतित होगी, तो लंबवत आपतित होगी तो I 0 होगा, तो स्नेल के नियम से R भी 0 होगा, यानी बिना विचलित हुए ऐसे बाहर ये चली जाएगी। ये बात बताओ समझ में आ रही कि नहीं? क्लियर है ना एकदम? ये प्रकाश की किरण क्या हो रही है बेटा, इस बिंदु पर, इस बिंदु को कुछ नाम दे दो N, लंबवत आपतित हो रही, तो I 0 हो गया, R भी 0 होगा, ऐसे चली जाएगी, यानी इधर से ऐसे बिना विचलित हुए निकल। अब कोई एक प्रकाश की किरण यहाँ से और चलाइए, क्योंकि तिरछा कर लीजिए, बात समझ में आ रही है? एक सीधी गई, पारगमन हो गया, और एक प्रकाश की किरण आप सपोज करिएगा कि यहाँ से होकर जा रही है। आप ध्यान देना, ये तिर्यक आपतित हो रही है, यहाँ पर इसका जो आपतन कोण I होगा वो 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, तिर्यक आपतित हो रही है। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, हट जाएगी। और आप जानते हो कौन सा माध्यम है, डेंसर, सघन माध्यम है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश की किरण क्या होती है बेटा, अविलंब की ओर झुकती है कि अविलंब से दूर हटती है? बोलो, अविलंब से दूर हट जाती है। तो ये प्रकाश की किरण जो होगी अविलंब से ऐसे, ये इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन अब ये अविलंब से ऐसे दूर हट जाए। बताओ ये बात समझ में आ रही है? कोई डाउट बेटा बताना, अभी जो कुछ समझना है फिगर में ही समझना है, उसके बाद आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। ये प्रकाश की किरण ऐसे जा रही थी सघन माध्यम से विरल माध्यम में, और यहाँ पर क्या है बेटा, आपतन बिंदु जिस पर आपतित हुई, मान लेना बिंदु A है, और ये क्या है, अपवर्तित किरण, क्या है बेटा, अपवर्तित किरण, ठीक है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण I, ठीक है। और ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण R। अब आप बताओ बेटा कि ये जो प्रकाश की किरण है ये अपवर्तन होने के पश्चात इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, ये दोनों प्रकाश की किरण आगे कहीं मिलेंगी? कहीं नहीं मिलेगी, जाहिर सी बात है इनको पीछे बढ़ाइए। तो इस अपवर्तित प्रकाश की किरण को जो बाहर निकल गई उसको पीछे बढ़ाएंगे तो उसका पथ तो यही होगा, और इसको पीछे बढ़ाएंगे तो इसका पथ देखना आप बेटा कुछ इस तरीके से होगा। ये बताओ यही तो होगा? मैं आप पे भरोसा क्यों करूं, मैं चेक कर लूं, हाँ वही होगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर ध्यान देना, दोनों प्रकाश की किरणें कहाँ काट रही हैं, यहाँ मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, क्लियर। तो यहाँ पर इस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनेगा और उसको मान लेना I, इमेज। ऑब्जेक्ट यहाँ था, इमेज यहाँ बनी। यही तो हम आपको समझा रहे थे कि ऑब्जेक्ट क्या है, तली में है नीचे, वास्तविक गहराई इसकी ये हो गई, और जब आप ऊपर से देखोगे, ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। ऑब्जर्वर बना दूं यहाँ पे, सपोज करना ये है, ये कौन है बेटा, ऑब्जर्वर है, यहाँ से देख रहा है, वास्तव में ये ऊपर से देख रहा है। ये जो प्रकाश की किरण है, ये जो बिंदु A है वो N के बहुत समीप है, यहाँ कहीं, बात समझ में आ रही है। लेकिन हम जानबूझ के थोड़ा दूर लिए हैं ताकि आपको ये जो इसका रे डायग्राम वगैरह है सब कुछ समझ में आए, किरण आरेख वगैरह, नहीं तो अभी कोण और कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आपतन कोण अगर बिंदु A यहाँ हो जाएगा तो ये बहुत छोटा बन जाएगा,
तो सारे कोण क्या होंगे, बहुत छोटे बनेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है बेटा, ऊपर से देख रहा है, ऊपर से देख रहा है, बिंदु ओ का इमेज यहाँ पर दिखाई देगा। चलो यहाँ तक बात समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं है ना? तो आप बता सकते हो इसका वास्तविक गहराई यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये वास्तविक गहराई हो गया। और आभासी गहराई अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताओगे यहाँ से यहाँ, यही तो होगा बेटा। कलर चेंज कर दें ताकि थोड़ा दिखाई दे। वास्तविक गहराई को हम लोग डी मान ले रहे हैं। क्या मान लेंगे बेटा? मान लेना कि ये डी है, वास्तविक गहराई डी हो गया। और आभासी गहराई को आप डी डैश मान। कोई डाउट नहीं? ठीक है, अब आप कोण पे थोड़ा ध्यान देना बेटा। आपको इसमें कुछ इस तरीके का डायग्राम दिख रहा होगा, और ये कोण आई है, इस पे ध्यान देना, ये और ये क्लियर है? ये कोण कितना है? तो ये कोण कितना होना चाहिए? एकांतर कोण से ये कोण और ये कोण क्या होगा बेटा? बराबर। यहाँ तक बात समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? आगे चलें? ठीक है, अब आप ध्यान देना, एक प्रकाश की किरण, इस पर ध्यान देना। ये क्या है? बिंदु ए है, और यहाँ पर क्या था बेटा? अभिलंब था एक। तो ये अपवर्तित प्रकाश की किरण ये थी ना? अच्छा, तो अपवर्तित प्रकाश की किरण अभिलंब के साथ आर कोण बना रही है। अभिलंब देखो एकदम ऊर्ध्वाधर लाइन, तो कहीं भी ऊर्ध्वाधर रेखा होगी तो उसके साथ कितना कोण बनाएंगे? ऐसे ही तो होना चाहिए, संगत कोण से। तो यहाँ पर देखना बेटा, इसी प्रकाश की किरण को तो आगे बढ़ाए हो, तो ये ऊर्ध्वाधर के साथ कितना कोण बना रही है? तो ये भी तो ऊर्ध्वाधर लाइन है, इसके साथ कितना कोण बनाना चाहिए? इसको आर बनाना चाहिए। अगर नहीं बना रही है तो भी हम बनाएंगे। ठीक है, बना ही रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ तक बताना बेटा, कोई डाउट नहीं? अब आप क्या करना, इसको बोल देना कि ये जो है मीडियम 2 है, इसको मान लेना बेटा मीडियम 1। जहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है वो क्या है? 1 सेकेंड, वाइट से लिख दो, ये मीडियम फर्स्ट है। क्लियर? और कैसा मीडियम है तो आप बता देना रेयर। अभी ये मिरर है, और यहाँ पर आप बता देना कि ये मीडियम सेकेंड है। ओके बेटा, ये कैसा माध्यम है? डेंसर बेटा, उसके सापेक्ष ये क्या है? डेंसर, यानी कि सघन। बात समझ में आ रही है? ओके, आपका पूरा फिगर कंप्लीट हो गया। अब आपको कैलकुलेशन करना है बेटा, और कैलकुलेशन में बताना क्या है? बोलो, क्या बताओगे आप इसमें? डी डैश। क्या बताएंगे बेटा? वही तो है आभासी गहराई, वही आपको फाइंड आउट करना है। कैलकुलेशन समझना आसान है। सबसे पहले आप एक काम करो, इसमें स्नेल का नियम लगाओ, स्नेल के नियम से, और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकालो। क्या लिखेंगे बेटा? 2n1। ध्यान से समझना, क्या लिखेंगे? हाँ, 2n1 ये निकालेंगे। तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी, इस माध्यम में जो प्रकाश का जो कोण बनेगा अभिलंब के साथ उसको आपतन कोण, और जो दूसरे माध्यम में प्रकाश वो प्रकाश की किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण होगा उसको अपवर्तन। तो होता क्या है? साइन आपतन कोण बटे साइन अपवर्तन कोण। तो साइन दूसरे माध्यम में देखना बेटा कितना कोण बन रहा है अभिलंब के साथ? साइन आपतन कोण बटे साइन अपवर्तन। हाँ, ये
क्लियर? तो साइन आपतन कोण बटे साइन अपवर्तन कोण, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तन यानी 2n1 लिखेंगे। यहाँ तक सारे बच्चों को बात क्लियर है? ओके। अब इसके बाद भी क्लियर होना चाहिए, और वो ये ध्यान से सुनना, अगर हम कहें इफ I इज वेरी स्मॉल एंगल, ये फिर आ गया, अब ये बार बार आएगा, है ना? और हम कल आपको बताए थे अगर थीटा जो है बेटा बहुत छोटा कोण है, क्या है? छोटा कोण है, तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेट थीटा के होगा, टैन थीटा अप्रॉक्सीमेट थीटा के इक्वल टू होगा, और कॉस थीटा कितना होगा बेटा? आप लोग तो बहुत तेज हो गए हो, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ पर काम किस चीज़ का लग रहा है? साइन आई कोण बहुत छोटा है, बात समझ में आ रही है? तो हम लोग लिख देंगे बेटा यहाँ पर देन तब साइन आई अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल टू किसके होगा? आई के। अब आप एक चीज भली भांति जानते हो, अगर आई कोण बहुत छोटा है इसका मतलब बिंदु ए क्या है? यन के बहुत समीप है। आर भी आई पर ही तो डिपेंड करता है, तो आर भी बहुत छोटा होगा, आई छोटा होगा तो आर भी बहुत छोटा होगा। आप खुद समझिए, ये बिंदु कौन सा है बेटा? यन है, और ये बिंदु कौन सा है? ओ है। अगर यहीं पे आप ए बिंदु रख दिए, कौन सा बेटा? ए, तो प्रकाश की किरण देखना यहाँ से ऐसे जाएगी, ये यहाँ पर क्या होगा? अभिलंब होगा। अब ये दूसरा माध्यम है ना वो बाहर, तो प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी, थोड़ा सा अभिलंब से दूर हट जाएगी, थोड़ा सा अभिलंब से क्या होगी? दूर हट जाएगी, ऐसे। अब देखो आई कोण कितना छोटा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है, तो आर भी क्या हो रहा है? उसी के रिस्पेक्ट में वो भी बहुत छोटा बनेगा। बात समझ में आ रही है? तो आई और आर दोनों के दोनों कोण क्या हो जाएंगे? छोटे। और अगर आर भी छोटा है तो साइन आर अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल टू आर। यहां तक बात समझ में आ रही है? और देखिएगा, उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से 2n1 बराबर 1/2 यही तो होगा। अभी आप प्रूफ किए हो परसों, है ना? परसों ही तो किए हो क्या? 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू 1, ये तो प्रूफ किए थे। अगर आपसे कोई पूछ रहा है 2n1 बराबर कितना होगा, तो 2n1 बराबर ये गुणे में उधर जाएगा 1n2, यानी आपको केवल मीडियम बदलना है। बात समझ में आ रही है? और यहाँ दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक पूछ रहा है, तो 1/, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा। क्लियर है बात? कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, अगर आपसे पूछा जा रहा है ANG बराबर ये वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो आप कैसे निकालोगे? तो बोलेंगे 1/, कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। बात समझ में आई? कहाँ से लिख रहे हैं? उत्क्रमणीयता के सिद्धांत, वो आप पढ़ चुके हो। तो इसलिए बेटा जहाँ 2n1 लिखा था, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। बात समझ में आ रही है? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? हमको चाहिए क्या? जो द्रव है जिसमें वस्तु रखा है उसके अपवर्तनांक के टर्म में हमको फार्मूला चाहिए। तो हमको दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक नहीं चाहिए, हमको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक चाहिए, ताकि हमको पता चले किस प्रकार का लिक्विड रखा है और उसमें वस्तु रखा है। क्लियर? तो इसलिए हम लोग को 1n2 चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? 2n1 को चेंज कर लेंगे 1/1n। कोई डाउट नहीं ना? तो यहाँ पर लिख देंगे। अगला स्टेप बेटा 1n2 बराबर क्या होगा? साइन आई की जगह आई अपॉन साइन आर की जगह आर। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ओके। तो अगर यहाँ तक समझ में आ रही है तो आगे भी समझ में आएगी, ऐसा ही तो है। और अगर यहाँ तक समझ में नहीं आई तो आगे भी नहीं आएगी, ठीक है ना? तो अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप पूछ सकते हो, और नहीं तो फिर झेलो। आगे चलें, ध्यान देना बेटा 1n2। एक काम करना, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को कुछ मान लो n है, क्या बार बार 1n2 लिखोगे, है ना? तो यहीं पे हम लिख दे रहे हैं। हाँ लिख तो देंगे, लेकिन किस कलर से लिख दें? लाल वाले से। चलो लाल वाले से लिख देंगे। क्या पिंक है? अब लाल हो गया।
क्या है बेटा 1n2, मान लेना ये 1n2 और 1n2 किसके बराबर है n। 1n2 का मतलब समझ में आ रहा है बेटा, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी जो द्रव भरा है उसका अपवर्तनांक। बात समझ में आ रही है। और उसको आपने कितना मान लिया n, तो जहाँ पर 1n2 लिखो वहाँ पर n लिख लो। बस याद रखना n क्या है, द्रव का अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष, बाहर जो माध्यम है उसके सापेक्ष, जहाँ पर ऑब्जर्वर है जाहिर सी बात है वायु में होगा, वायु के सापेक्ष। क्लियर, ओके। अब आगे चलेंगे, तो जहाँ पे 1n2 लिखा है, अरे गलत तो लिख दिए हैं आप लोग, ध्यान नहीं दिए। 2n1 की जगह क्या लिखेंगे 1/1n2। कई बार बच्चे सोचते होंगे सर जी बोल रहे हैं आप लोग ध्यान नहीं दिए, आप पढ़ा रहे हैं आप ध्यान ही नहीं दिए, तो हम लोग कैसे ध्यान देंगे, ऐसा ही तो नहीं। अच्छा आप लोग देखे होंगे एक बार रोहित शर्मा का इंटरव्यू हो रहा था, तो उनसे पूछा गया कि लास्ट वाले जब बॉलर खेलने आते हैं 9वें नंबर पे 8वें नंबर पे, तो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत ज़्यादा रन बनाएंगे, तो उन्होंने कुछ सोचा है इसके लिए, कुछ कहा आपसे। उन्होंने बताया कि हमसे कहा गया, जब बॉलर से मैंने पूछा कि और बना एक ही रन बना के चले आए, तो उसने कहा कि जब आप पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे तीसरे नंबर पे खेलने आते हैं आप लोग कुछ रन ही नहीं बना पाते हैं, तो हम लोग उसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग रन बनाएंगे, 9वें नंबर पे खेलने आते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ है, 2n1 बराबर 1/1n2 होना चाहिए, मुझे ख्याल रखना चाहिए, गलती हो गई 1/1n2। अब लिखिए, बोल दिए बेटा, फिर से बोल रहे हैं सॉरी। आप खुश हो, अरे इतना खुशी क्या पूछना। आगे देखना बेटा, 1/1n2 की जगह क्या लिख देंगे n, लिख दो 1n2 की जगह n लिख दी, बराबर I/r है, इसको चेंज करते हैं। ध्यान देना कैसे चेंज करेंगे बेटा, एक कॉन्सेप्ट लगाएंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्यों ऐसा लगा रहे हैं, ध्यान से समझना, क्योंकि बिंदु A क्या है बेटा, n के बहुत समीप है, ऑब्जर्वर क्या होगा ऊपर से देख रहा होगा, इसको दूर इसलिए बनाया गया ताकि आपको रे डायग्राम समझ में आए, ठीक है ना। तो बिंदु n यहाँ पर है और बिंदु A यहाँ पर है, ये दोनों के दोनों क्या है, बहुत समीप है। ये कौन सा बिंदु है n, और ये बिंदु क्या है A, और बिंदु O कहाँ पर है, यहाँ कहीं, ऐसा सपोज कर लेना। अब आप ध्यान से देखना कि कोण क्या है, बहुत छोटा है, और भी समीप होगा, बस मैंने इतना बना दिया कि आप समझ जाओ। अब ध्यान देना, कोण क्या है बेटा, बहुत छोटा है, ये वाला कोण कितना है I। जब I बहुत कोण छोटा होगा तो बिंदु A क्या होगा, n के बहुत समीप होगा, इस तरीके से। अब आप कह सकते हो ये दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, बराबर होंगे, और ये चाप का काम करेगा। आप चाहो तो इसको केंद्र मानकर एक ऐसे वृत्त खींच सकते हैं, तो ये केंद्र हो गया, और ये क्या है बेटा, यहाँ से यहाँ तक ये चाप, और ये क्या है त्रिज्या। तो अगर एक ही वृत्त की त्रिज्या है तो बराबर होगी, तो OA जो होगा बेटा वो अप्रॉक्सीमेट बराबर होगा किसके, ON के। एक्यूरेट बराबर तो नहीं होगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो इधर उधर होगा ही, है ना, लेकिन लगभग बराबर। अब यहाँ पर देखो, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, लगाएंगे क्या बेटा, ठीक है। तो कोण कितना है I, चाप कितना है AN, बटे त्रिज्या कितना है, चाहे OA ले लो चाहे ON ले लो, दोनों के दोनों क्या है बराबर, क्योंकि त्रिज्या बराबर होगी, तो क्या ले लेंगे ON। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अच्छा R कहाँ है, तो आप कहोगे सर R यहीं कहीं तो है, यहाँ इमेज I बन रहा है, और A से इमेज I को मिलाने वाली रेखा है ये, इनके बीच कोण R बन रहा है। देखो यही तो है, A से इमेज I को मिलाने वाली रेखा, उनके बीच कोण कितना बन रहा है, ये कोण भी तो बहुत छोटा है। इसको केंद्र मानकर आप एक वृत्त ऐसे खींच सकते हो, यहाँ पर ऐसे, क्लियर। यहाँ पे कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या लगाएंगे तो R बराबर चाप कितना होगा बेटा AN, वही होगा, और बटे त्रिज्या चाहे आप IA ले लो चाहे आप IN ले लो, दोनों बराबर होगा क्योंकि एक वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होगी। तो IN क्या ले लिया बेटा, अरे IA अप्रॉक्सीमेट इज इक्वल टू IN। अभी आपको लग रहा है कि IA बड़ा है IN छोटा है,
लेकिन जब बिंदु ए यहीं आ जाएगा तो आई ए यहीं होगा, आई एन भी यहीं होगा, यानी वो डी डैश के बराबर ही होगा। बात समझ में आ रही है? तो आई की जगह ये और आर की जगह ये लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, तो लिख देंगे बेटा, ध्यान देना। हाँ, इस फार्मूले से आई बराबर निकालेंगे पहले, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप तो ए एन ही रहेगा और बटे त्रिज्या, हाँ त्रिज्या ओ एन हो जाएगा बेटा, ऐसे एंड आर, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो चाप क्या रहेगा? ए एन ही रहेगा और त्रिज्या आई एन हो जाएगा, चाप ए एन बटे त्रिज्या आई एन। बताना बेटा यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो डेरिवेशन हो गया, सच में बता रहे हैं हो गया, झूठ नहीं बोल रहे हैं। फिर आप लोग हंस रहे हो। चलो वैल्यू पुट करना बेटा, आई अपान एन, वो 1 अपान एन हो गया, आई अपान आर, आई की जगह क्या लिखेंगे? ए एन अपान ओ एन, ठीक है, बटे और क्या था बेटा? आर, आर की जगह पर क्या लिख दें? तो ए एन और बटे आई एन। ये बात समझ में आ रही है? तो ये हमारे सगे संबंधी नहीं है, हम इनको उड़ा देंगे, ए एन से ए एन कट जाएगा, आई एन का गुणा सबसे ऊपर होगा एक में और एक का गुणा फिर ओ एन में होगा, करवाना बेटा, और आपको मिलेगा क्या? 1 अपान एन बराबर आई एन का गुणा एक में होगा तो आई एन और बटे एक का गुणा ओ एन में होगा तो ओ एन, और आई एन और ओ एन आप पहले से जानते हो कितना होगा। हाँ, जब फिगर देखोगे तो समझ में आएगा। आई एन कितना है बेटा? डी डैश, यही आपको चाहिए, डी डैश अपान ओ एन किसके बराबर है बेटा? डी के, रख दिए, लगा देना विलोमानुपात। बात समझ में आ रही है? जब विलोमानुपात लगाएंगे तो इधर उलट जाएगा उधर भी उलट जाएगा, तो इसलिए एन बराबर एक से भाग करने कोई मतलब रहा नहीं, और डी बटे डी डैश, ठीक है। ये बेटा मिल, अब अगर आपको आभासी गहराई चाहिए तो आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए, वास्तविक गहराई और जिस द्रव में वस्तु है उस द्रव का अपवर्तनांक। बात समझ में आ रही है? उस द्रव का अपवर्तनांक बस मिल जाएगा। कुल मिला के तीनों में से कोई दो दिया है तो एक हम बता सकते हैं। क्लियर है? तो ये तो हो गया बेटा। अब एक चीज़ और आपसे पूछते हैं, यहाँ से अगर आप डी बराबर निकालना चाहो तो ऐसे लिख लेना, डी डैश बराबर डी डैश बराबर, डी डैश इधर ले आना, एन उधर भेज देना, तो डी बटे एन ऐसे निकाल सकते हो। आपके लिए फार्मूला याद करने में जो आसान होगा वो यही होगा, एन बराबर डी बटे डी डैश, ठीक है ना। तो याद यही रखना, ऐसे बता दिया हूँ। यहाँ पे बता दो है क्या, अगर आपसे कोई पूछे एन क्या है, तो जहाँ एन जो है बेटा वो 1n2 है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। पहला माध्यम याद रखना जहाँ पर ऑब्जर्वर है उसको आपने माना है, और दूसरा माध्यम लिक्विड को माना है। तो लिक्विड का कुल मिला के अपवर्तनांक है ना, कह सकते हो द्रव का अपवर्तनांक। ये क्या है बेटा? द्रव का अपवर्तनांक। लेकिन जब बाहर वायु होगा तभी तो निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। अगर बाहर कोई और माध्यम है तो हम लोग यही बोलेंगे 1n2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का, ये चीज इसको हटा दो। और देखना डी क्या है बेटा, तो आप बताओगे रियल डेप्थ, वास्तविक गहराई। वास्तविक गहराई यही तो था, वास्तव में ऑब्जेक्ट यहाँ था। अच्छा डी डैश क्या है बेटा? हाँ, एपरेंट डेप्थ। चलो बेटा अब बताओ, ये चीज आपको समझ में आई? ठीक है।
हाँ बतिया लो बेटा, कुछ छूट ना जाए देखना। हम्म। हाँ मैं जान रहा हूँ। एक चीज और पूछता है बेटा एग्जामिनर, पूछता है आभासी विस्थापन कितना हुआ। ध्यान से समझना, आभासी विस्थापन का मतलब वस्तु यहाँ था और यहाँ विस्थापित हो गया, भले उसका इमेज बन रहा है, आपको दिखाई तो यही दे रहा है ना, तो यहाँ था तो यहाँ से यहाँ तक विस्थापित हुआ, तो ये डिस्टेंस आपको चाहिए, ओ आई या फिर आई वो बोल सकते हो। तो ये भी आप लिख लो, क्या apparent displacement means आभासी विस्थापन कितना बताओगे बेटा, आई ओ, यही तो बताओगे, या फिर ओ आई, ये भी बता सकते हो। और अगर हम फिगर देखें, क्या कर रहे हो, इधर देखो, फिगर देखो, है ना, इसको मत देखो, तो ध्यान देना, ओ आई आपको चाहिए, पूरी दूरी आपको पता है ओ एन तो पता है ना, तो पूरी दूरी में से हम आई एन घटा दें तो हमको इतनी दूरी मिल जाएगी, इसी दूरी की बात हो रही है, ध्यान से समझना, क्लियर। तो आप जानते हो पूरी दूरी कितना है, डी, पूरी दूरी में से इतना घटा रहे हैं डी डैश, तो ये दूरी लिख दो। तो आप कह सकते हो फिगर में ओ आई बराबर है क्या, तो बोलेंगे ओ एन और माइनस आई एन, बताओ, ये ओ एन और माइनस आई एन, तो इतना मिल जाएगा, सबकी वैल्यू पुट कर दो। ओ आई को बेटा आप कुछ मान लो, हम लोग यक्स मान लेंगे, क्या मान लेंगे, इतना विस्थापन हुआ, ठीक है, और ओ एन की वैल्यू बताना कितना है, जल्दी बताओ, देखो ओ एन गया काम से, क्योंकि नेटवर्क तुम्हारा गया, ओ एन किसके बराबर बेटा, है ना। अब अगर इतना नहीं ध्यान दे पा रहे हो, इसका मतलब आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड। आप बताना बेटा आई एन की वैल्यू कितना है, बोलो, डी डैश, देखो ये जिंदा है, मतलब यहाँ बैठी है, ये बेटा, तो डी माइनस डी डैश, डी डैश की वैल्यू आप पहले निकाल चुके हो, डी बाई एन, वही तो वहाँ धर देंगे, रखो, डी डैश बराबर डी बाई एन, यही तो आया था बेटा, डी डैश बराबर डी बाई, इस पे पुट करना, तो डी माइनस डी डैश की जगह पर डी बाई, और डी देखो कॉमन है, कर लेंगे कि कानम है, कानम है यहाँ एक बचेगा और माइनस यहाँ भी एक बचेगा, बटे एन एक्स, कहाँ बेटा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना तुम जिंदा नहीं हो आज, क्योंकि डी डैश की जगह पे ऑलरेडी पुट हो चुका है डी बाई एन, इसीलिए नहीं लगाए और लगाएंगे भी नहीं, जो करना है कर लो। अब आप सॉरी बोलो, बड़ा बढ़िया फील हो रहा है एक चीज़ बेटा गलती करते हैं स्टूडेंट, और वो ये कि अभी कल हम लोग एक विस्थापन पढ़े जिसको बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन, क्या बोलते हैं, और उसका फार्मूला इससे कुछ मिलता जुलता मिलता है, ऐसे D बराबर आई टी और 1 बाई माइनस 1 अपान, ऐसे ही तो कुछ बात समझ में आ रही है, ये पार्श्विक विस्थापन है, क्लियर, और ये सामान्य विस्थापन है, क्लियर। तो इन दोनों से थोड़ा सा आप सावधान रहना, घबराना मत कि कौन क्या है, यहाँ डी का मतलब समझना कि वास्तविक गहराई है, आप ये मत समझ लेना कि फार्मूला तो वही लगाया गया है, बस टी की जगह क्या कर दिया, ग्लास स्लैब की थिकनेस की मोटाई, इसको डी मान लिया गया है, क्लियर, ऐसा मत करना, ये दूसरा फार्मूला है तो दूसरा फार्मूला, वहाँ टी का मतलब है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, जो कांच के गुटकी की मोटाई थी वो था, और आई पर भी वो निर्भर करता है, बात समझ में आ रही है, आई क्या था बेटा, तो आप बताओगे किस कोण पर आप आपतित कराए थे प्रकाश की, वो था, तो पार्श्विक विस्थापन था। हाँ, इसको आप इम्पोर्टेंट कर लेंगे बेटा, इस फार्मूले को ऐसे 2-3 स्टार बना के दरोगा बना दो, इसको लगा के, हाँ इसको भी दरोगा बना दो, इस पर आप न्यूमेरिकल करोगे,
आपके एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल भी है इस टाइप का। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। तो ये आपके सिलेबस में था। एक थोड़ा सा सिलेबस से हट के देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट आप थ्योरी करके ना देखो। चलो ध्यान देना बेटा, अभी आप क्या कर रहे थे ये समझना जरूरी है बेटा, ध्यान देना। अभी ऑब्जर्वर कहाँ था? रेरर में, विरल माध्यम में, और वस्तु कहाँ था? सघन माध्यम में। तो आपको ऐसा फार्मूला मिला, हो सकता है आपका ऑब्जर्वर कहाँ हो? सघन माध्यम में, क्लियर, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? विरल माध्यम में। यहाँ पे ऐसे बना देना बेटा कि लिक्विड है, भूल ही गए, ऐसे कर दो ताकि आपको लगे, फील हो। इसमें तो लग ही नहीं रहा लिक्विड है। सर जी खाली बर्तन रख के बस हम लोगों को ऐसे ही बेवकूफ़ बना दिए। अब ठीक है? हाँ बेटा, तो ध्यान देना, यहाँ पे ऑब्जर्वर को हम कहाँ रखने वाले हैं? सघन माध्यम में, है ना। चलो जल्दी जल्दी देख लो, बस इसमें केवल हमको डेरिवेशन थोड़ा करना है, फार्मूला लिख लेना है बस, ताकि इस टाइप का न्यूमेरिकल मिले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो हम लोग कर ले जाएं। ये बात तो इसको पता है कि कर ले जाएं। और तो कुछ नहीं आता, और अगर आएगा तो आप आओगे क्यों? नहीं आता तभी तो आए हो, सभी स्टूडेंट को नहीं आता। अब आप सपोज करना बेटा कि इसमें कोई लिक्विड यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक भरा हुआ है। ये मत समझना कि यहाँ से वहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अब आप सपोज करिए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो रेरर मीडियम में यहाँ पर कहीं मान लीजिए, ये क्या है बेटा? आपका ऑब्जेक्ट, क्लियर। और ये कौन सा मीडियम है तो बता देना, डेंसर। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज आपको बनाना है। यहाँ से दो प्रकाश की किरण ले चलिए, एक तो अभिलंबोत आपतित करा दीजिए और एक तिरछा लेकर चलिए। जहाँ पर काटेगी या फिर इंटरसेक्ट करती हुई आपको महसूस होगा, प्रतीत होगी, तो वहीं पर क्या होगा? इसका इमेज बनेगा। एक प्रकाश की किरण अभिलंबोत आपतित कराएंगे तो स्नेल के नियम से आई तो 0 दिख रहा है, तो आर भी क्या होगा बेटा? 0। ये प्रकाश की किरण क्या हुई है? अभिलंबोत क्या हुई? इस पर आपतित हो गई है, ठीक है। तो ये ऐसे बाहर निकल गए, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बिना विचलित हुए चले गए। दूसरा प्रकाश की किरण लेंगे और उसको क्या करेंगे? थोड़ा सा ऐसे तिरछा आपतित करवा दे रहे हैं। यहाँ पर क्या करिए बेटा? आपतन बिंदु होगा तो एक अभिलंब डाल दीजिए। ये क्या था बेटा? आपतन बिंदु। क्या था? और ये क्या है? अभिलंब है। आप इतना बताना, प्रकाश की किरण अब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही, अभिलंब की ओर झुकेगी कि अभिलंब से दूर जाएगी? अभिलंब की ओर क्या होगी? झुक जाएगी, ठीक है। अब इसको जाना चाहिए था ऐसे सीधे, लेकिन अब क्या हो गया? ऐसे झुक जाएगी। ये बात समझ में आई बेटा? प्रकाश की किरण ऐसे आ रही थी और इधर की ओर ऐसे, कोई डाउट? ठीक है। अब बताना बेटा, ये प्रकाश की किरण और ये प्रकाश की किरण एक दूसरे को कहाँ काटेंगे? कहीं नहीं, क्योंकि तो फैलती हुई जा रही है। तो इन दोनों प्रकाश की किरणों को पीछे बढ़ाओ और मिलते ही प्रतीत होंगे, तो इस ऑब्जेक्ट का आभासी प्रतिबिंब वहां पर बनेगा। देखो बहुत दूर बनी है ना। चलो देख लेते हैं।
चलो बेटा, इस प्रकाश की किरण को आप पीछे बढ़ा दिए, ऐसे ही आप इस प्रकाश की किरण को भी पीछे बढ़ाइए, इसी पर एकदम इसी के सीध में होनी चाहिए, सीध में ही है। हाँ चेक कर ले रहे हैं, नहीं है, अब हो गई। तो इस प्रकाश की किरण को आपने क्या किया बेटा, ऐसे पीछे बढ़ा दिया, और पीछे बढ़ाए हो तो यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही। इसका मतलब ये क्या है बेटा, इमेज, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पर बने। तो वहाँ पर आप देखते थे कि जो वास्तविक गहराई होती थी, आभासी गहराई उससे कम हो जाती थी। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर ऐसे आप बगल में कहीं लिख भी सकते हैं, हियर, यहाँ पर जो आभासी डेप्थ है डी डैश इज लेस देन डी, क्लियर। लेकिन यहाँ पर आप देखना, पहले यहाँ बता तो दूँ कि डी डैश क्या है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा बेटा, ये तो वास्तविक होगा, वास्तव में ऑब्जेक्ट यहीं पर है। ओके, अच्छा, हाँ बातचीत मत करो बेटा, नहीं तो अभी सब उड़ने लगेगा। अभी लग रहा है ना कि समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ बेटा, इस डिस्टेंस को हम बोल देंगे, वास्तविक है तो इसको डी बोल देंगे, और ये क्या है, आभासी, तो इसको डी डैश। अब आप देख के बताओ डी डैश ज़्यादा है कि नहीं है? यहाँ पे उल्टा हो गया, आभासी गहराई जो है वो ज़्यादा है, या ऊंचाई बोल सकते हो, आभासी ऊंचाई क्या है, ज़्यादा, और वास्तविक ऊंचाई क्या है, कम। बात समझ में आई? तो यहाँ पर ऐसे लिख लेना, सॉरी ध्यान देना बेटा, यहाँ पे डी डैश इज ग्रेटर देन डी, आभासी गहराई ज़्यादा है, वास्तविक गहराई, यहाँ उल्टा हो जाता है। और अगर आपसे कोई फार्मूला पूछे, हाँ इसका आप बता देना कि अपवर्तनांक जो यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है बेटा, इसमें इसका जो अपवर्तनांक है वो आप मान लेना n है, क्या है, और यहाँ पे आप ये भी बता देना बाहर जो मीडियम है रेयर है, क्या है बेटा, और यहाँ पे ये, तो अब ऑब्जर्वर यहाँ होगा, यहाँ से देख रहा होगा। तो अगर ऐसा है, हाँ चलो बना दे रहे हैं, उल्टे सीधा कुछ बना दे रहे हैं, आप लोग समझ लीजिएगा। ऑब्जर्वर आँख से ही तो देखेगा, अब क्या पूरा हम वो बनाएंगे, है ना? जो ने जान जाओ कि आँख है, नहीं तो ये आँख तो लागत नहीं है, बैल वैल के आँख लागे लागे। ऑब्जर्वर कोई हो सकता है, बस वो आपको बता नहीं पाएगा कि कहाँ बन रहा है। हाँ ये ऑब्जर्वर बेटा, प्रेक्षक, क्लियर, ये देख रहा है। चलो जो जरूरी है उसको देख लेते हैं आप। जरूरी है फार्मूला, कह रहे जरूरी तो कुछ ना है, तो जरूरी तो 12th करना भी नहीं है। हाँ अच्छा ध्यान देना बेटा, पहला फार्मूला यहाँ क्या निकाले थे, अपवर्तनांक और आभासी गहराई वास्तविक गहराई में संबंध, इसी को उल्टा कर दो, वही होगा n बराबर डी डैश बटे डी हो जाएगा। करो तो यहाँ पे n बराबर क्या होगा बेटा, डी डैश बटे डी, वहाँ पे क्या था, d बाई डी डैश। बात समझ में आ रही है? पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला समझना, दूसरा फार्मूला क्या होता था बेटा, कितना आभासी विस्थापन हुआ है। तो यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट यहाँ था O पर, और अब कहाँ चला गया, I पर उसका इमेज, तो यहाँ से यहीं तक तो हुआ है बेटा। हाँ हाँ x मान लो,
निसंदेह मान लो ये बेटा, और इसकी वैल्यू देखना क्या होगा, x बराबर डी इंटू n-1, ये फार्मूला है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है, बात समझ में आ रही है? तो केवल फार्मूला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फार्मूला बता दिया। क्लियर कि अगर ऐसा है कहीं पे प्रेक्षक डेंसर मीडियम में यानी सघन माध्यम में और वस्तु कहाँ है विरल माध्यम में, तो आप ये फार्मूला लगाओगे n बराबर डी डैश बटे डी, और यहाँ पर x बराबर d इंटू n-1। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये क्या लिखा है बेटा, अपवर्तनांक। क्या लिखा है? निर्वात का अपवर्तनांक कितना होता है? 1, यही तो होता है। और हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है 2.42। ये किसका अपवर्तनांक है? हीरा का। हीरे का अपवर्तनांक है सबसे ज़्यादा, और ये किसका है बेटा? निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम। अब बताना जो अपवर्तनांक आना चाहिए बेटा वो 1 से लेकर के 2.42 के बीच में आना चाहिए कि नहीं? यही आना चाहिए। जैसे आप फार्मूला कभी भूल ना जाओ इसलिए बता रहा हूँ, याद रखने का तरीका। तो अब ध्यान देना, डी डैश यहाँ क्या है? ज़्यादा। डी डैश क्या है? तो इसको अंश में लिखा गया है। क्लियर? और डी क्या है? कम है, तो उसको हर में लिखा गया है। लॉजिक ये हुआ कि आप जब अंश ज़्यादा होगा और हर कम होगा तो कभी भी भाग करोगे तो इस ग्रेटर देन 1 आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस कॉन्सेप्ट से आप याद रख सकते हो। यहाँ पे आप जानते हो कि वास्तविक गहराई ज़्यादा होती है और आभासी गहराई कम होती है, तो यहाँ पे n बराबर क्या लगाएंगे हम लोग? d बाई डी डैश। ज़्यादा वाले को पहले लिखेंगे अंश में और कम वाले को हर में, ताकि अपवर्तनांक का मान 1 से ज़्यादा है, निर्वात से ज़्यादा ही होगा, और 2.42 से कम। हाँ ये चीज़ आप याद रखना, ये आपका एक जनरल क्वेश्चन बन सकता है। सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका? हीरे। सबसे कम अपवर्तनांक निर्वात या फिर वायु। वायु का इतना ही होता है बेटा 1.003, तो अप्रॉक्सीमेट हम लोग 1 लिख लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक चीज़ समझ में आ गई, ये वाला तो समझ में आ गया ना। तो कभी कंफ्यूजन हो कि डी डैश बटे डी था कि डी बटे डी डैश था, तो आप याद रखना जो गहराई बड़ी है उसको आप अंश में लिख लेना, और जो कम है उसको आप बताओ फार्मूले में गलती होगी? तो ये बढ़िया तरीका है। और देखना बेटा अब दूसरी चीज़, एक चीज़ और, मान लो आपसे एग्जामिनर गुस्साया हुआ है और वो चाहता है कि आप फेल हो जाएं, ऐसा हो सकता है। बात समझ में आ रही है? तो अभी तो केवल 2 माध्यम था, माध्यम 1 माध्यम 2, वो हो सकता है 3-4 माध्यम आपको दे दे। बड़ा कठिन है फिजिक्स, ध्यान से पढ़ो, है ना? आसान है, देखना। अगर इस टाइप से दे दे बेटा कि जो मीडियम है वो कई सारे माध्यम हैं और उसको पार करके आपको देखना है, ओके ध्यान से समझना। मान लीजिए एक माध्यम यहाँ है, दूसरा माध्यम यहाँ है, ये और चौथा माध्यम जो है, तीसरा माध्यम जो है बेटा यहाँ है। बस 3 रख लो, बाकी तो पता ही चल जाएगा, है ना? उसी टाइप से होगा। बहुत ज़्यादा बड़ा बना दिए क्या? ये हैं, देखो मैं समझा रहा हूँ, अभी समझ जाओगे। ऑब्जेक्ट बेटा कहीं यहाँ पे रखा है, आप समझना, ये ठीक है, और ऑब्जर्वर यहाँ कहीं पे। हाँ समझा रहा हूँ। समझना बच्चों, ऑब्जर्वर कहाँ है? यहाँ पे।
अरे यही आँख है वैसे मान लो, ऊपर से दिख रहा है ना, ये है आपका बेटा प्रेक्षक, ऑब्जर्वर है, ठीक है, देख रहा है इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर। अब उसके बीच में कई माध्यम पड़ रहे हैं, यहाँ पर पहला माध्यम मान लेना इसका अपवर्तनांक कितना है बेटा, n1, कितना मान लेना, इसका अपवर्तनांक n1, इसका अपवर्तनांक n2, इसका अपवर्तनांक n3, ऐसे और भी माध्यम हो सकते हैं। क्लियर? अब वो देख रहा है, सपोज करना बेटा यहाँ कहीं पर इसका इमेज बन रहा है I, तो गहराई तो पूरी ये है, सपोज करना ऐसा भी हो सकता है बराबर बराबर डिस्टेंस पे ना हो, अलग अलग भी हो सकता है। तो मान लेना यहाँ से यहाँ तक की गहराई कितनी है d1, और यहाँ से यहाँ तक की d2, कितना है बेटा d2, और यहाँ से यहाँ तक d3, ऐसा हो सकता है। तो अब पूरी डिस्टेंस कितनी है, d1 प्लस d2 प्लस d3, क्लियर? इतनी गहराई वास्तविक, आभासी आपसे पूछ रहा है, तो आभासी गहराई तो यहाँ से यहीं तक होगा ना, इसको कुछ मान लो, क्या मान ले, मान लो। तो बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो d डैश, क्या होगी बेटा, d डैश, और d डैश की वैल्यू जो होगी यहाँ पर समझना, अभी आप निकाले हो d डैश बराबर क्या, d/n, क्या निकाले बेटा, d/n, किसके बराबर है, d डैश। ये किसके लिए है पता है, प्रेक्षक देखो कहाँ पर है, विरल माध्यम में, कहाँ पर है बेटा, और सघन माध्यम में वस्तु रखा है, उस वाले फार्मूले के लिए, क्लियर? तो d डैश बराबर d/n, ऐसे आप लिखते चले जाओ, तो d डैश बराबर d1/n1 प्लस d2/n2 प्लस d3, अरे d2 कहाँ लिख रहे हैं, तो 1 2, ये d1/n1, बात समझ में आ रही है, प्लस d2/n2 प्लस d3/n3, ऐसे और भी माध्यम है तो बढ़ते चले जाओ। कुल मिलाकर इतना याद रखना, जितनी उनकी गहराई है वो ले लेना, और जितना उनका अपवर्तनांक है वो ले लेना, उनका आप क्या करते हैं, अनुपात करके जोड़ते चले जाना, वही आपका क्या मिल जाएगा, आभासी गहराई। तो ये आप ऐसे इसको बॉक्स बनाएंगे, और ये इम्पोर्टेंट है बेटा, आपके 12th के लिए तो नहीं कह सकते, लेकिन अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसके क्वेश्चन बनते हैं। चलो, समझ में आया कि नहीं, इसमें क्या समझना है, फार्मूले तो है ना, छापना है बस, छापो, खत्म। कोई डाउट हो तो पूछ लो।